नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। यूपी में दंगे की साजिश के आरोप में 4 गिरफ्तार में एक मसूद खान दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र है। यह बताया जा रहा है कि यूपी के बहराइच का रहने वाला मसूद खान जामिया से LLB कर रहा है। बीते 2 साल से मसूद कैंपस फ्रेंड ऑफ इंडिया इनसे जुड़ा हुआ है और PFI का छात्र संगठन है। वहीं मसूद के परिवार ने उस पर साजिश में शामिल होने के आरोपों को नकार दिया। मसूद के पिता ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। तो आपको बता दें, दरअसल जो जानकारी अब छनकर सामने आ रही है, 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है जब वो दिल्ली से हाथरस की तरफ जा रहे थे और बीच में मथुरा में ये गिरफ्तारी होती है। जो मसूद खान का एक शख्स गिरफ्तार हुआ, उससे बताया जा रहा है कि वो जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र है और साथ ही साथ वो LLB कर रहा है। और इसी के साथ साथ बीते 2 साल से मसूद कैंपस फ्रेंड ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, जो कि PFI का छात्र संगठन है। वो जामिया मिलिया में स्टूडेंट हैं। वो PhD की तैयारी कर रहे थे, घर ही पर तैयारी कर रहे थे। वो एक्चुअली यहाँ पर तैयारी कायदे से हो नहीं पा रही थी, तो वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने के लिए अभी कुछ दिन पहले गए थे। तो उनका कोई वो वहाँ पर हमको पता चला ये चीज़ की जो है उनको कहीं से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इनका कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड क्रिमिनली या कुछ ऐसा मैटर है ही नहीं यहाँ पर। बच्चा सीधा साधा है, कोई बैकग्राउंड नहीं है और वो स्कूल में दिल्ली में पढ़ता है। वो किसी काम से मथुरा जा रहा था और पुलिस ने उनको बेवजह गिरफ्तार कर लिया है और उसका बैकग्राउंड कहीं कुछ है नहीं, सीधा साधा लड़का है। मथुरा में जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें जो बहराइच के जरवल का एक लड़का है, निश्चित रूप से इसके जितने लिंकेज हैं, जो मैसेजिंग हुई है और जो भी सारे डाटा हमको मिल रहे हैं, उस विवेचना के अंतर उसको सम्मिलित किया जाएगा। और विदेशी फंडिंग इत्यादि अगर उसमें जो बातें आ रही हैं, इसमें गहराई से जांच एजेंसियों को अगर ज़रूरत पड़ी तो आर्थिक जांच एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा इसमें और उसके तह तक पहुंचा जाएगा। कि हाथरस कांड की आड़ में जातिगत दंगे कराने का बहुत बड़ी एक साजिश थी, जिसका खुलासा हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कर दिया है। तो हम बताना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से आदरणीय योगी जी सुरक्षा और कानून का राज स्थापित किए हैं, विकास कर रहे हैं, ये इनको पसंद नहीं आ रहा है। अभी तक ये सांप्रदायिक दंगे कराकर अपना तुष्टीकरण और अपनी राजनीति साधते थे, आज ये जातिगत दंगे कराने पर उतर आए हैं। जिस तरह का आपने देखा पोर्टल्स बनाए गए हैं, जिस तरह की वेबसाइट्स पर भड़काऊ भाषण और पोस्ट डाली जा रही हैं, तमाम पत्रक ऐसे डाले जा रहे हैं जिससे लोगों को आपस में लड़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आरिफ खान हाथरस से इस वक्त हमारे साथ है, ऋषभ त्रिपाठी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ है। जल्दी से पहले रुख आरिफ का कर लेती हूँ। आरिफ, ये मसूद अहमद जिसकी गिरफ्तारी हुई मथुरा से, इसके बारे में और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, अभी बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल सामने निकल कर नहीं आ रही है, क्योंकि पूछताछ बहुत लंबी चल रही है। तमाम एंगल से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बड़ा मामला है। प्रदेश को दहलाने की साजिश थी, प्रदेश में दंगे की साजिश थी, तो लिहाजा बड़े लेवल पर इसकी जांच की जा रही है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर रही हैं, खुफिया एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर रही हैं। देखिए, डिटेल शाम तक निकल कर आ पाएगी कि आखिर इसका मकसद क्या था, इनका नेटवर्क कितना बड़ा था। इस तरह के तमाम सवाल हैं, उसको लेकर पूछताछ की जा रही है। जब तक बड़ी पूछताछ नहीं हो जाएगी तब तक निकल कर सामने नहीं आएगा कि साजिश कितने बड़े लेवल पे थी, कितनी व्यापक थी। देखिए, दूसरी बात यह है कि अभी मैं हाथरस में खड़ा हूँ, चूंकि पूरा मुद्दा हाथरस से जुड़ा हुआ है और हाथरस को लेकर पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यहाँ तमाम अधिकारियों से मेरी बात हुई, उनका कहना यह है कि हाथरस में तमाम तरह की जो जांच हो सकती है या तमाम लोग जो संदिग्ध हैं उनको लेकर कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है कि आखिर जो 4 लोग आ रहे थे मथुरा के द्वारा, मथुरा के जरिए यहाँ हाथरस पहुँचने थे, वो यहाँ कहाँ आना था। अभी भी ये बड़ा सवाल खड़ा है कि आखिर हाथरस में वो जगह कौन सी है, वो लोग कौन से हैं, कहाँ इसको पूरा ठीक है। आरिफ, मैं आ रही हूँ आपके पास। ऋषभ त्रिपाठी भी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं। ऋषभ, एक तरफ से जब गिरफ्तारी हुई तो कहा जा रहा है कई ऐसी चीजें हैं, वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, जो शक पैदा कर रही हैं, संदिग्ध चीजें मिली हैं। वही परिवार दूसरी बात कह रहा है, वो कह रहा है पूरी तरीके से निर्दोष है। अर्पिता, देखिए, परिवार का ये कहना है कि मसूद आगे की पढ़ाई के लिए गया था, सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहा था जामिया मिलिया में रह करके, लेकिन अभी भी उनका परिवार एक बात साफ नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार वो जब नई दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहा था तो उसको
हाथरस जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर वो तैयारी करने वाला छात्र है और उसका ध्यान पूरा पढ़ाई पर ही, अपनी तैयारी पर है, तो आखिरकार वो हाथरस क्यों जा रहा था? और जैसा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में भी बताया जाता है, पीएफआई से जुड़ा हुआ उनका छात्र संगठन है, वो उससे जुड़ा हुआ है। अगर आपका मकसद वहाँ जामिया में रहकर, नई दिल्ली में रहकर एक सिविल सर्विसेज की तैयारी का था, आगे बढ़ने का था एकेडमिक्स में, तो फिर आप हाथरस क्यों जा रहे थे और ऐसे संगठनों से जुड़े हुए क्यों थे? हालांकि ये कोई प्रतिबंधित संगठन फिलहाल नहीं है, लेकिन हाथरस के मामले में या पीछे जो सीएए एनआरसी से जुड़े विरोध प्रदर्शन थे, हिंसक विरोध प्रदर्शन थे, उसमें इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी, तमाम गिरफ्तारियां भी हुई थी। तो अगर आप ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं, आपके पास से भड़काऊ साहित्य मिलता है, तो आपके ऊपर सवाल उठना लाजमी है। जांच एजेंसियां ये पूछताछ कर रही हैं इसी एंगल पे कि आखिरकार आप हाथरस क्यों जा रहे थे। इसका अभी तक वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। जब सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चल रही हैं, 4 आरोपी गिरफ्तार हैं, उनको जेल भेजा जा चुका है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीबीआई जांच की रिकमेंडेशंस कर दी हैं, तो ऐसे समय में अगर आप छात्र हैं या किसी छात्र संगठन से भी जुड़े हुए हैं, तो आपको हाथरस जाने की क्या ज़रूरत थी? और आपके पास से जो भी साहित्य मिला है उसको आपत्तिजनक माना जा रहा है। उनके जो मोबाइल हैं, उनके लैपटॉप हैं, ठीक है ऋषभ, मैं आ रही हूँ। आरिफ, ये जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास ऐसी क्या क्या चीजें पाई गई, जरा बताइए, जिससे शक इन पर गहराया, और क्या ये लोग स्पष्ट कर पाए कि ये क्यों हाथरस आ रहे थे? और जब ये हाथरस आ रहे थे तभी मथुरा में इनको गिरफ्तार किया गया। देखिए अर्पिता, जैसे ही खुफिया एजेंसी को पता चला कि पूरे प्रदेश में दंगा फैलाने की साजिश है, लिहाजा पूरा जो खुफिया तंत्र है वो अलर्ट हो गया था और जो 4 लोग हैं उनको ट्रैक किया जा रहा था, तमाम तरह की चेकिंग की जा रही थी, आखिर हाथरस की तरफ कौन कौन जा रहे हैं, और उसी चेकिंग के दौरान 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और इनके पास से देखिए तमाम साहित्य बरामद हुआ है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और शायद पढ़ने लायक नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह, लैपटॉप बरामद हुए हैं, मोबाइल बरामद हुए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि मोबाइल से और लैपटॉप से बहुत डाटा इन्होंने डिलीट किया है। ये अब डाटा डिलीट करने की प्रक्रिया, जो डाटा डिलीट हुआ है उसको रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए जब तक डाटा रिकवर नहीं होगा, मोबाइल से लोकेशन या उनकी जो CTR है उससे पता चलेगा कि किस किस के संपर्क में ये लोग थे और क्या क्या इनके मंसूबे थे। ये जबकि पूरी जांच एजेंसियां जब तक कर नहीं लेंगी, छापेमार कार्रवाई कर नहीं लेंगी, तमाम लोगों की भी गिरफ्तारी अभी होनी है। चूँकि जो जानकार बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, देखिए हाथरस से लेकर मथुरा, दिल्ली और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। तो अभी इस पूरे मामले पर खुफिया एजेंसी बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रही है और उम्मीद है, देखिए जो आशंका जताई जा रही है, जो उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक या कल सुबह तक बड़े रैकेट का पुलिस खुलासा कर देगी। जी अर्पिता। ऋषभ, लेकिन देखिए 19 FIR दर्ज हुई, जिनमें से 4 गिरफ्तारी ये और अलग अलग जगहों पर जो और FIR दर्ज हुई उनमें 5 लोग, यानी एक बड़ा नेटवर्क समझ में आ रहा है। फिलहाल जो FIR दर्ज हुई है, किस तरीके से आगे की जांच आगे बढ़ रही है और क्या ये संभव है कि शाम तक और गिरफ्तारियों की खबरें भी आए? जी देखिए, 19 अलग अलग FIR अलग अलग जिलों में दर्ज की गई हैं। अभी जांच एजेंसियां यही कोशिश कर रही हैं कि क्या जो 4 गिरफ्तारियां मथुरा में हुई हैं उनका इन बाकी FIR में जो आरोपी हैं या जो 5 अलग गिरफ्तार हैं उनसे इनका कोई ताल्लुक है या नहीं है। चूँकि ये सारे क्रिमिनल केसेस हैं तो जाहिर सी बात है पुलिस अपनी IPC CRPC की धाराओं के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और यही इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई सोची समझी साजिश और रणनीति थी जो अलग अलग बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर या जो अन्य जिलों में गिरफ्तारियां हुई उनका इनमें कोई संबंध है या नहीं है। उनके पास से जो लिटरेचर बरामद हुआ है और इन आरोपियों के पास से जो लिटरेचर बरामद हुआ है, इन्हीं को वेरीफाई करवाया जाए। की सबसे बड़ी खबर हाथरस में हिंसा फैलाने की कोशिश से जुड़ी हुई, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अब इस मामले के तार PFI से जुड़ गए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि 2 आरोपी PFI सदस्य हैं, जबकि बाकी 2 कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। इनके पास से पुलिस को भड़काऊ साहित्य, मोबाइल और लैपटॉप मिला, जो बताया जा रहा है कि ये चारों दिल्ली से हाथरस जा रहे थे। साथ ही ये खबर मिली कि इन चारों का दंगा भड़काने के लिए बनाई गई एक वेबसाइट से भी कनेक्शन है, जिसके जरिए पैसों की उगाही की गई। इसके अलावा इस केस में वेबसाइट से हुए पैसों के लेन देन की जांच में अब ED भी शामिल हो गई है। हाथरस केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूपी में हिंसा फैलाने की साजिश के आरोपी गिरफ्तार। PFI CFI से जुड़े आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। दंगे की वेबसाइट के धन कनेक्शन की जांच करेगा ED। हाथरस में चल रहे हंगामे के बीच वहां दंगा फैलाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ तो पुलिस ने इस साजिश की जड़ तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी।
और इस कड़ी में पुलिस को मथुरा से 4 लोग हाथ लगे जो दिल्ली से हाथरस जाने के लिए निकले थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार 4 आरोपियों में से 2 पीएफआई और 2 उसके करीबी संगठन सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन और हाथरस को लेकर भड़काऊ साहित्य भी बरामद हुआ है। शुरुआती छानबीन में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि ये चारों आरोपी हाथरस को लेकर दंगा फैलाने वाली वेबसाइट से भी जुड़े हैं। हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश के 4 आरोपियों के नाम अतीकुर रहमान जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है, सिद्दीक जो मल्लपुरम से है, मसूद अहमद जो बहराइच से है और आलम रामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों को यमुना एक्सप्रेसवे के मान टोल पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। खबर है कि चारों को पुलिस अपने साथ लखनऊ ले गई है, जिसके बाद मामले में आगे की जांच होगी। एक मसूद अहमद पुत्र शकील अहमद जो कि हमारे यहाँ जरवल रोड पे कैरा काजी वार्ड नंबर 7 का रहने वाला था, वो लड़का पकड़ा गया है वहाँ पर। और इसमें पीएफआई, सीएफआई, एसडीपीआई ये सब जो है एक तरह से एक ही सिद्धांतों पे काम करने वाली संस्थाएं हैं और धार्मिक उन्माद फैला करके साजिशन दंगा कराने, अशांति का माहौल जो है कायम करने का कुत्सित प्रयास ये लोग कर रहे हैं, जिसके तहत आज वो 4 गिरफ्तारियां मथुरा में हुई हैं। हाथरस केस में ईडी की जांच। हाथरस मामले में पुलिस की जांच का दायरा भी बढ़ गया है और इसमें एक के बाद एक कई बड़ी साजिशों से पर्दा उठ रहा है। हाथरस पीड़िता की चल रही जांच में अब ईडी भी शामिल होगी। हाथरस मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के नाम पर बनी वेबसाइट की जांच अब ईडी को सौंप दी गई है। आरोप है कि वो वेबसाइट यूपी में दंगा कराने के लिए बनाई गई थी, जिसके जरिए पैसों की उगाही की गई। ईडी खास तौर पर वेबसाइट के जरिए जमा करवाया गया पैसा किन किन बैंक खातों में गया, इसकी जांच करेगा। प्लेटफॉर्म कार्ड.com पर यह वेबसाइट बनाई गई थी, जिसमें आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। दावा किया गया कि साजिश के तार पीएफआई से जुड़े हैं और वेबसाइट के जरिए हाथरस मामले के बहाने माहौल को खराब करने की साजिश की गई। जिस वेबसाइट को लेकर पुलिस में हड़कंप मचा है, उसके तार पीएफआई से जुड़े मिले और आरोपियों के तार भी पीएफआई से ही जुड़े बताए जा रहे हैं। यह पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है जिसका नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जिसका गठन 2006 में किया गया था। यह संगठन समाज सेवा करने का दावा करता है, जिसका विस्तार देश के 16 राज्यों में है। इतना ही नहीं, पीएफआई की महिला विंग भी बनाई गई है। नेक काम का दावा करने वाले इस संगठन पर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है। यहां तक कि सीरिया से भी इसके तार जुड़े होने का आरोप इस संगठन पर लग चुका है और अब ताजा आरोप यूपी में हिंसा की साजिश रचने का लगा है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब पीएफआई का नाम दंगों के लिए लिया जा रहा हो। इससे पहले सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शन में पैसे देकर हंगामा करने का आरोप भी इस संगठन पर लग चुका है। इसके अलावा भी देश भर में हिंसा के पीछे भी इसी संगठन का नाम लिया गया। यूपी में पहले भी हिंसा फैलाने का आरोप लग चुका है, जिसमें पीएफआई के कई सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ वक्त पहले ही दिल्ली में हुई हिंसा को भड़काने का आरोप भी इसी संगठन पर लगा और दंगा भड़काने के लिए विदेशों से संगठन को पैसे मिलने का भी आरोप है। एक बार फिर हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश रची गई तो इसमें भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आ गया और माना जा रहा है कि 4 आरोपियों की गिरफ्तारी से कई बड़े राज खुल सकेंगे और आगे के लिए रची जा रही साजिशों और उससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन से भी पर्दा उठ सकेगा। आरिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी जो कि हाथरस में ही मौजूद है। आरिफ, आप हाथरस में हैं, वहां पर अभी क्या माहौल है? आपकी अगर बात हुई हो परिवार के लोगों से या फिर गांव के लोग अब इस बड़ी साजिश के पीछे क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से गांव में पिछले 10 दिन से लगातार जो माहौल था कि तमाम राजनीतिक दल यहाँ आ रहे थे, तमाम भीड़ इकट्ठी हो रही थी, राष्ट्रीय लोक दल के लोग आ रहे थे, समाजवादी पार्टी के लोग आ रहे थे और देखिए हालात बद से बदतर हो गए थे। पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी और लाठियां थोड़ी बहुत नहीं चली, जबरदस्त लाठीबाजी हुई, जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ। लेकिन अब आज हम देख रहे हैं सुबह से कोई बहुत ज्यादा यहाँ चहल पहल नहीं है। 1-2 डेलीगेशन आए,
वो सिर्फ मिलने पहुंचे हैं। देखिए CPI का एक डेलीगेशन आया था जिसमें सीताराम येचुरी और तमाम नेता थे, वो मिलने पहुंचे। अब बताया जा रहा है कि रामदास अठावले मिलने पहुंचे हैं। तो आज एक दो लोगों का आना जाना है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। जो तमाम सैकड़ों की तादाद में जो गाँव के बाहर भीड़ जमा होती थी, आज पूरी तरह से एकदम सन्नाटा है। पुलिस के लिए राहत की खबर है, प्रशासन के लिए राहत की खबर है कि लगातार जो लाठी चलाई जा रही थी, अब उनको आज लाठी चलानी नहीं पड़ रही है। और जो कानून व्यवस्था जो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी, धारा 144 का बड़े लेवल पर उल्लंघन हो रहा था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है हाथरस से। जांच एजेंसियों ने जो पर्दाफाश किया वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि हाथरस कांड के बाद बनी वेबसाइट की तहकीकात करते हुए जांच एजेंसियों को खबर लगी है कि एक गहरी साजिश रची गई थी पूरे देश को दंगे की आग में झोंकने के लिए। न्यूज़ 18 को ग्राउंड जीरो से यही खबर लगी कि देश के करीब 1 दर्जन शहरों में दंगे भड़काने की साजिश का पर्दाफाश किया गया। और अब जांच एजेंसी ईडी इस हाथरस कांड को लेकर बने दंगे की वेबसाइट का कच्चा चिट्ठा खंगालने में जुट गई है। हाथरस से सामने आई सबसे बड़ी खबर। हाथरस की आड़ में देश भर में दंगा भड़काने की गहरी साजिश। दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज और बनारस में दंगा कराने की साजिश। 1 दर्जन शहरों को आग में झोंकने का रचा गया था षड्यंत्र। वेबसाइट के जरिए आतंकी संगठनों के संपर्क में था मास्टरमाइंड। दंगे की वेबसाइट के मास्टरमाइंड पर कसा जांच एजेंसियों का शिकंजा। वेबसाइट की प्लानिंग पर ईडी की तहकीकात। हाथरस की बच्ची को इंसाफ दिलाने की आड़ में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने की प्लानिंग का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है। दंगे की वेबसाइट के पूरे सच का पर्दाफाश। दंगे की वेबसाइट में दंगे का पूरा प्लान। वेबसाइट की फंडिंग पर ईडी की नजर। यूपी में हाथरस कांड के बाद पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रही जांच एजेंसियों को जो कुछ मिला वो बेहद चौंकाने वाला और सनसनीखेज है। हाथरस के नाम पर देश में दंगे कराने की बड़ी साजिश रची गई। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर समेत देश के दर्जन भर शहरों में दंगा कराने की साजिश रची गई थी। सिमी और PFI के लोगों ने ये साजिश रची थी। जांच एजेंसियों की तफ्तीश में पर्दाफाश यही है कि हाथरस के बहाने पूरे सूबे को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रची गई थी। और इस जबरदस्त साजिश के पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गए हैं। रातों रात तैयार हुई जस्टिस फॉर हाथरस नाम की ये वेबसाइट जैसे ही जांच एजेंसियों की नजरों के सामने पड़ी तो जांच एजेंसियां चौंक पड़ी। वेबसाइट में जो कुछ भी था वो जांच एजेंसियों के माथे पर सिलवटें लाने के लिए काफी था। CAA के विरोध में हुई हिंसा में शामिल PFI और SDPI का नाम भी सामने आ चुका है और 4 आरोपियों को पकड़ा भी गया है। जांच एजेंसियों के दावे पर यकीन किया जाए तो इस दंगे की वेबसाइट को तैयार करने में इन संगठनों से जुड़े लोगों की अहम भूमिका रही। वेबसाइट में जातीय दंगों की पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी। इंसाफ के नाम पर कई जगह प्रदर्शन की रूपरेखा थी। वेबसाइट पर अमेरिका में हुए नस्ल भेदी दंगों का भी जिक्र, दंगे के दौरान तरह तरह की तरकीब इस्तेमाल करने का जिक्र, हाथरस की घटना को तूल देकर नफरत पैदा करने की पूरी स्क्रिप्ट। वेबसाइट के PFI और SDPI जैसे संगठनों से जुड़ा था। जैसे जैसे सारी बातें जांच एजेंसियों के सामने पड़ी तो उनका माथा ठनका। तब इस वेबसाइट के साथ साथ सामने आए कई और सबूतों को भी खंगालना शुरू किया गया। जांच एजेंसियों की नजर इन बातों पर खास तौर पर पड़ी। वेबसाइट पर हाथरस कांड के लिए प्रदर्शन पर खासा जोर था। प्रदर्शन करने वालों के लिए कुछ जरूरी हिदायतें थी। वेबसाइट पर साफ निर्देश था प्रदर्शन करने वालों के लिए, प्रदर्शनकारियों के लिए क्या करना है और क्या नहीं के निर्देश थे। प्रदर्शनकारियों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह के हालात और लोगों से बचना जरूरी है। साजिश की इस वेबसाइट पर सब कुछ विस्तार से इस तरह से सजा कर लिखा गया था कि उसे पढ़ने के बाद दंगा भड़कने में ज्यादा देर नहीं लगने वाला था और हालात तो करीब करीब ऐसे बना ही दिए गए थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। जो कोई भी इसके पीछे होगा, चाहे राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, चाहे अन्य संगठन के लोग हों, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जांच एजेंसियों को जिन बातों ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो था हाथरस के लिए विरोध प्रदर्शन के दौरान दंगे को भड़काने का प्लान। वेबसाइट में साफ तौर पर हिदायतें लिखी नजर आईं। पुलिस को देखते ही मास्क पहन लिया जाए, दंगे में काले कपड़े पहने लोगों के पीछे रहें, वैसलीन वगैरह के इस्तेमाल से बचें, आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस न लगाएं, जेवर टाई वगैरह न इस्तेमाल करें, बालों को खुला न छोड़ें, पहचान छुपाने के लिए ब्रांडेड कपड़े न पहनें। न्यूज 18 की पड़ताल में अभी इस वेबसाइट के पीछे छिपे चेहरों की पूरी तस्वीर तो साफ नहीं हो सकी है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल अब सीएम योगी को एसआईटी सौंप सकती है रिपोर्ट, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो आखिरी दौर में है। कल सीएम योगी को ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। आपको बता दें, आपको याद होगा दरअसल हाथरस कांड पर एक एसआईटी गठित की गई थी जो गांव पहुंची थी, परिवार वालों से मिली थी और वो पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है कि उस वक्त क्या स्थिति थी, परिवार वालों का क्या कहना है, क्या किसी प्रकार का कोई दबाव भी उन पर रखा गया। ये सारे सवालों के साथ एसआईटी के अधिकारी पहुंचे थे गाँव, परिवार वालों से उन्होंने की थी मुलाकात और उसके बाद जानकारी मिल रही है कि एसआईटी की जो जांच है वो आखिरी दौर में है। आरिफ हमारे साथ जुड़े हुए और अपडेट के साथ। आरिफ, देखिए, बिल्कुल एसआईटी को 7 दिन का वक्त दिया गया था कि 7 दिन के अंदर पूरे हाथरस कांड की जांच करें और शासन को वो जांच रिपोर्ट सौंपे। लिहाजा कल उम्मीद है कि जो एसआईटी है वो कल शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और उस रिपोर्ट में क्या होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सूत्र जो बताते हैं, जानकार बताते हैं कि 3 एंगल से इसमें जांच की जा रही है। देखिए, एक तो गैंगरेप और हत्या की बात सामने आ रही है, दूसरी बात क्या आ रही है कि शायद की ऑनर किलिंग हो, या तमाम और एंगल है उसको लेकर इसमें जांचें की गई हैं। लेकिन तब तक पता नहीं चलेगा जब तक पूरी जांच जो है सामने नहीं आ जाएगी। लेकिन उम्मीद यही है कि कल शाम तक ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएगी और मुख्यमंत्री फिर आगे का फैसला लेंगे कि इस रिपोर्ट के बाद क्या करना है, क्या निर्णय लेना है। हालांकि सरकार ने सीबीआई जांच के लिए पूरी संस्तुति कर दी है और सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट क्या कहती है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही सीबीआई अपनी जांच करेगी और आगे जो भी जांच में निकल कर आएगा वो शायद सब लोग देखेंगे। जी आरिफ, क्या आज भी एसआईटी की टीम के लोग पहुंचे थे वहां पर, गांव में परिवार वालों से बातचीत की थी? जी बिल्कुल, एसआईटी की टीम लगातार गांव जा रही है। जो पीड़ित परिवार है उनसे भी बात कर रही है और जो आरोपी पक्ष है उनसे भी बात कर रही है और जहाँ घटना स्थल है वहां भी एसआईटी की टीम गई थी और पूरी एक एक चीज का जायजा लिया। देखिए, एसआईटी की जो टीम है एक एक चीज को रीड कर रही है, एक एक चीज को माइन्यूटली देखा जा रहा है कि आखिर कहाँ इतनी बड़े लेवल पे लापरवाही हुई। देखिए, लापरवाही को लेकर भी एसआईटी जांच कर रही है कि आखिर इसमें लापरवाही किसकी रही, यानी कि सारे एंगल है उसको लेकर बहुत लंबी डिटेल में एसआईटी ने जांच की है। देखिए, तमाम अधिकारियों से बात की है, यहाँ पर मौजूद जो कर्मचारी रहे हो, पुलिस के लोग रहे हो, सीओ, इंस्पेक्टर या एसपी, सबसे उन्होंने पूछताछ की है, प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ की है कि आखिर पूरा मामला है क्या। एक एक चीज को देखिए बताया जा रहा है, बहुत बड़े व्यापक लेवल पे इसकी जांच की गई है और बड़े विस्तृत जांच जो है मुख्यमंत्री को एसआईटी सौंपने जा रही है। जी बड़ी खबर इस वक्त की पहले बता दें आपको, दरअसल हाथरस केस में एक एसआईटी गठित की गई थी। 7 दिन के अंदर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी राज्य सरकार को और ऐसे में उन्होंने जांच पड़ताल की, गांव गए, पीड़ित परिवार से मिले, साथ ही साथ जो आरोपी है उनके परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की। आखिरी दौर में फिलहाल ये जांच है और जो जानकारी मिल रही है कि कल ये जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी और ये बहुत महत्वपूर्ण, आरिफ, ये बहुत महत्वपूर्ण होगी कि एसआईटी अपनी जांच में किन किन पहलुओं पर चर्चा करती है या ध्यान आकर्षित करती है राज्य सरकार का। देखिए, एसआईटी के सामने तमाम तरह के सवाल हैं। देखिए, 2 बातें सामने आ रही हैं कि आखिर लड़की के साथ हुआ क्या था। तमाम तरह के जो आरोपी पक्ष है वो कह रहा है कि हमसे इस घटना से कोई मतलब नहीं है, उसको लेकर तमाम धरना प्रदर्शन हुआ, लोगों ने विरोध भी जताया था, तमाम तरह का यहाँ हंगामा भी हुआ था। तो इस तरह के तमाम सवाल हैं कि क्या घटना आरोपियों द्वारा की गई है या नहीं की गई है, और की गई है तो कौन कौन इसमें आरोपी है। ये सब रिपोर्ट जो शासन को जाएगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई अपनी जाँच आगे बढ़ाएगी। और देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही जो सीबीआई की जाँच होगी उसमें बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट एसआईटी की रिपोर्ट होगी, क्योंकि जब से एसआईटी यहाँ आई है तो तमाम तरह की जो बात है वो निकलकर सामने आई है। वहीं हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए लेफ्ट नेता पहुंचे, सीताराम येचुरी, डी राजा और वृंदा करात पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत मिलने के बाद हर रोज नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है और इसी बीच लेफ्ट नेताओं ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वो अंदर गए और परिवार से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की। बिटिया को, परिवार को न्याय मिले, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी यानी एक स्वतंत्र जांच हो, कोर्ट कचहरी
की तरफ से, ना कोई सरकारी संस्था से। उसके अंदर कोई विश्वास नहीं, और इसके लिए हमारी दोनों पार्टियां यहाँ पे इस इलाके में इनकी पूरी मदद करते रहेगी। इसी बीच हाथरस में रेप का एक और मामला सामने आया, जिसमें 6 साल की बच्ची का रेप किया गया। मासूम बच्ची की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में गुस्से का माहौल है। बच्ची के रेप का आरोप उसके ही एक रिश्तेदार पर लगा, जो कि अलीगढ़ का रहने वाला है। बच्ची अपने रिश्तेदार के घर अलीगढ़ में थी, तभी उसके साथ दरिंदगी की गई। उधर पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगा, जिसके बाद एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मदद दी गई है। जो पिछले काफ़ी समय से अपनी मौसी के यहाँ जनपद अलीगढ़ में थाना क्षेत्र इगलास में रह रही थी। लगभग 15-20 दिन पूर्व बच्ची के साथ उसकी मौसी के ही बेटे ने, यानी उसके मौसेरे भाई ने, जो खुद एक नाबालिग है और मानसिक रूप से विक्षिप्त है, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके संबंध में थाना इगलास जनपद अलीगढ़ में मुकदमा पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में।